15 अगस्त यानी आजादी का दिन। 77 साल से हम ये दिन मना रहे हैं। आजादी किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। इतना हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर गाहे बगाहे कई सवाल उठ ही जाते हैं। कोई कहता है आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे। कोई कहता है कि आज़ादी मिली नहीं, लीज पे ली गई है। फिर ऐसी बातें भी हैं कि हमने अंग्रेजों को मार कर क्यों नहीं भगाया, क्यों उनसे मोल तोल करते रहे दशकों तक, क्यों आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबैटन को गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत को आज़ाद करने में जल्दबाजी क्यों की गई जबकि जून 1948 तक का वक्त था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो अगर ब्रिटिश संसद ने पास किया तो क्या हमारी आज़ादी ब्रिटिश संसद की मोहताज है? क्या अंग्रेज किसी दिन कानून वापस लेकर ये कह सकते हैं कि आज़ादी कैंसिल हो गई? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 15 अगस्त के मौके पर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे भारत में सत्ता का हस्तांतरण, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ कैसे। बात शुरू होती है सुदूर लंदन से। साल था 1947। नए साल का दिन। एक काले रंग की ऑस्टिन प्रिंसेस कार लंदन की सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। कार का ब्रेक लगा तो सामने दरवाजे पर लिखा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास था। कुछ साल पहले तक इस घर का मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गांधी को अधनंगा फकीर और भारतीयों को खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले लोग कह दिया था। चर्चिल की चलती तो भारत कभी आज़ाद न होता, लेकिन 1947 में वो सरकार में नहीं, विपक्ष में थे। लिबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था भारत की आज़ादी, या जिससे अपने शब्दों में वो ट्रांसफर ऑफ पावर कहते थे। उस रोज जो गाड़ी एटली के घर के आगे आकर रुकी उसमें ब्रिटेन के राजा के चचेरे भाई और द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की ओर से सेना का सर्वोच्च पद संभालने वाले लुई माउंटबैटन सवार थे। एटली माउंटबैटन को भारत का नया वॉइसरॉय बनाकर भेजना चाहते थे ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर के इस पेचीदा सवाल को हल किया जा सके। उनसे पहले के वॉइसरॉय आर्किबाल्ड वेविल ने पहले ही ये कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि यह काम लगभग असंभव है, मुझसे नहीं होगा। माउंटबैटन इस मुसीबत को अपने गले में डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अपने राजा और रिश्ते में भाई जॉर्ज 6 से मिलने गए। यहाँ से भी माउंटबैटन को कोई खास राहत नहीं मिली, उल्टा राजा ने उनके सिर एक और बोझ डाल दिया। जॉर्ज 6 ने माउंटबैटन से कहा, डिकी उनका जो कि निकनेम था, संयुक्त हो या बटा हुआ, कोशिश करना भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। यहाँ पहली बार भारत के कॉमनवेल्थ में बने रहने की चर्चा हुई। भारत में इस समय माहौल अलग था बिल्कुल। कांग्रेस के तमाम नेता कॉमनवेल्थ में बने रहने की बात को सिरे से नकारते थे। हालांकि कॉमनवेल्थ अभी एक छोटा मुद्दा था। असली दिक्कत ये थी कि भारत का होगा क्या, कैसी शासन व्यवस्था होगी, क्या भारत का बंटवारा भी होगा, अगर हाँ तो किस तरह होगा, किस बेसिस पे होगा। ये तमाम सवाल माउंटबैटन के दिमाग में भी थे, लेकिन उन्हें मुद्दे की असली गंभीरता तब समझ आई जब वो भारत आकर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। जिन्ना के तेवर कैसे थे, इस पर 14 अगस्त के एपिसोड में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोटा मोटी बताएं तो माउंटबैटन की भारतीय नेताओं से मुलाकात कुछ इस तरह रही। नेहरू से मुलाकात दोस्ती भरी, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी थे और साथ मिलकर काम करने को एकदम तैयार थे। गांधी बंटवारे के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने माउंटबैटन से यहां तक कह दिया था कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और जल्द से जल्द यहां से निकल जाइए, जो खून बहेगा वो हम देख लेंगे, सह लेंगे। गांधी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बंटवारे को लेकिन रोक सकें। कमजोर सा ये बूढ़ा इतनी कुव्वत रखता था लेकिन कि अगर उसने माउंटबैटन की योजना की सरेआम मुखालफत कर दी तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर जाता। तीसरे बड़े नेता थे सरदार पटेल। यूँ पटेल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे और बहुत प्रैक्टिकल थे अपनी अप्रोच में। पार्टीशन की व्यवहारिक हकीकत को वो समझते थे, पहचानते थे, लेकिन माउंटबैटन से उनकी पहली मुलाकात पंगे भरी रही। किसी नियुक्ति के चक्कर में पटेल ने एक नोट माउंटबैटन के पास भिजवाया था जिसकी भाषा थोड़ी सख्त लगी माउंटबैटन को। माउंटबैटन ने पटेल से नोट वापस लेने को कह दिया और पटेल ने इनकार किया। इस पर माउंटबैटन ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि आप मुझे समझते क्या है, मैं अभी अपना विमान बुलाकर वापस जाता हूं। आखिर में पटेल को अपना नोट वापस लेना पड़ा और उन्होंने उसे फाड़ भी दिया। इस मुलाकात के बाद हालांकि दोनों के अच्छे संबंध भी रहे। माउंटबैटन की आखिरी मुलाकात जिन्ना से हुई। जिन्ना माउंटबैटन के किसी प्लान के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, पाकिस्तान। इन सारी मुलाकातों के बाद माउंटबैटन को एहसास हो गया कि 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों का साथ रहना अब मुश्किल होगा। इसके बावजूद माउंटबैटन ने एक आखिरी कोशिश की।
स्थिति की था लेने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। वहाँ हालत उन्हें भयावह मिले। लगभग हर दूसरे दिन दंगे की खबर आती थी, लोग मरने मारने पर उतारू थे। यही हाल बंगाल का भी था। हालांकि बंगाल के लिए माउंटबेटन के पास एक तुरुप का इक्का था। आधे बदन पर धोती पहनने वाले महात्मा आगे जाकर बंगाल को जलने से बचाने वाले थे, जबकि 60,000 की फोर्स भी पंजाब को इस आग में झुलसने से बचा नहीं पा रही थी। 60,000 की फोर्स हम कह रहे हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी। हालांकि ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन माउंटबेटन के पंजाब दौरे से आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अगस्त 1947 में ही भारत को सत्ता देने का निर्णय क्यों लिया, जबकि उनके पास जून 1948 तक का वक्त था। माउंटबेटन ने अपने तमाम अफसरों को बुलाकर पूछा था कि क्या गृह युद्ध की स्थिति में हम कुछ कर पाएंगे। हर तरफ से एक ही जवाब आया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज हाथ से निकलती है। माउंटबेटन ने तय किया कि उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। डिसीजन नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और वो भी जल्द से जल्द। नई योजना बनाने के लिए माउंटबेटन ने शिमला का रुख किया। शिमला में क्या हुआ अब वो देखिए आप। मई 1947 का महीना था। दिल्ली की गर्मी और राजनीतिक परेशानियों से कुछ राहत पाने के लिए माउंटबेटन दंपत्ति शिमला पहुंचे। यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर का एक नया मसौदा तय हुआ। इस मसौदे की एक लाइन कहती थी कि भारत के किसी प्रांत में अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर तय करें तो वो अपना अलग देश बना सकते हैं। माउंटबेटन ने यह चीज बंगाल को सोचकर ऐड की थी, क्योंकि बंगाल का बंटवारा सबसे पेचीदा था। नए मसौदे के तहत अगर बंगाल के लोग मिलकर तय करते तो बंगाल एक नया देश बन सकता था, जिसकी राजधानी कलकत्ता होती। ये सलाह माउंटबेटन को और किसी ने नहीं, हुसैन सोहरावर्दी ने दी थी। वही सोहरावर्दी जिन्होंने 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कॉल पर कलकत्ता में खूनी खेल खेला था, और जिससे बंगाल के कसाई की उपाधि मिल गई थी। बहरहाल नया प्लान बनाने के बाद माउंटबेटन दिल्ली जाकर भारतीय नेताओं के आगे पेश करना चाहते थे उसे, जिसकी मंजूरी लंदन से पहले ही उनको मिल चुकी थी। लेकिन माउंटबेटन को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने ये प्लान शिमला में उनसे मिलने पधारे नेहरू को दिखा दिया। पहले नेहरू ने पूरी रात इस दस्तावेज का अध्ययन किया और उसे पूरा पढ़ने के बाद बिस्तर में लगभग फेंकते हुए बोले, सब बर्बाद हो गया। नेहरू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे जाकर माउंटबेटन से कह दिया कि कांग्रेस इस पर कभी राजी नहीं होगी जो ड्राफ्ट आपने दिया है, क्योंकि नेहरू के अनुसार इस प्लान से देश दो नहीं कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। नेहरू की बात सुनकर माउंटबेटन को भी इस हकीकत का एहसास हुआ। उन्होंने इस प्लान को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, लेकिन सवाल ये रह गया कि अब आगे क्या करेंगे। माउंटबेटन की 6 हफ्ते की मेहनत बेकार चली गई थी और उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर की कोई योजना अब तक नहीं थी। यहां से इस प्रकरण में एक नए नाम की एंट्री होती है, वीपी मेनन। माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार हुए ये। मेनन ने माउंटबेटन को एक नया रास्ता सुझाया, डोमिनियन स्टेटस का। भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और रियासतों के पास ये हक हो कि वो दोनों में से किसी एक को चुने। माउंटबेटन को डोमिनियन स्टेटस की बात जची। 2 जून को दिल्ली में उन्होंने यह नया प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया, भारतीय नेताओं के आगे रखा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता तीनों इस पर सहमत हुए और यह मसौदा पास होने के लिए ब्रिटिश संसद में पेश करने के लिए भेज दिया गया। अब यहां पर सवाल ये कि जो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग से एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार थी, वो डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार क्यों हुई? इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ पावर की दिक्कतों को समझना पड़ेगा। सत्ता तानाशाहों के पास भी होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, और क्रिमिनल गैंग्स के पास भी होती है, जैसी दक्षिण अमेरिका के कई और देशों में हमें देखने मिला। सत्ता के ट्रांसफर से उद्देश्य यह था कि भारत में एक स्टेबल लोकतंत्र की व्यवस्था आकार ले जो सत्ता संभाले। 1947 में हमारे पास अंग्रेजों का सिस्टम था, जिसमें चुने हुए प्रधानमंत्री, सबको वोट डालने का हक जैसी चीजें नहीं थी। ये चीजें संविधान बना करके आनी थी और संविधान बनने में वक्त लगना था। देश में लगातार गृह युद्ध के हालात बन रहे थे। एक बार अगर ऐसा हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, फिर कोई नहीं कह सकता था कि सत्ता किसके हाथ में जाती। संभव था कि इस गृह युद्ध से एक तानाशाही सत्ता निकलती या टूटे फूटे अलग अलग देशों का एक समूह बन जाता। और ज्यादा इंतजार एक पासे की चाल जैसा था, जिसका क्या अंजाम होगा कोई बता नहीं सकता था। इस दिक्कत का एक ये हल था कि जल्द से जल्द एक काम चलाऊ तरीके से सत्ता संविधान सभा को सौंप दी जाए, आगे संविधान बनने का काम जारी रहे और इस दौरान एक वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहे। इसी वैकल्पिक व्यवस्था का नाम था डोमिनियन स्टेटस। मतलब अभी स्टेपनी लगा के चलाते रहो जब तक नया टायर खरीद रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक आसान रास्ता नजर आया।
क्योंकि डोमिनियन रूल देने के लिए ब्रिटिश संसद को महज एक कानून पास करना था। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि क्यों ना अंग्रेज चले जाते, उसके बाद देश के लोग आपस में देख लेते, तो बता दें कि यही विचार गांधी का भी था। वो कई बार कह चुके थे कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस में नेहरू और पटेल जैसे नेताओं की राय बिल्कुल अलग थी। जी हाँ, नेहरू भी और पटेल भी एक ही गुट में थे। जून 1947 तक भारत में टूटा फूटा ही सही एक सिस्टम था, लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन अगर गृह युद्ध छिड़ जाता, जैसे कि दुनिया के कई देशों में देखा गया जहां से किसी कॉलोनियल पावर की रुखसती हुई, तो कोई सत्ता ही नहीं बचती जिसे किसी को भी सौंपा जा सकता, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। इतना ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस के दो फायदे और थे। पहला, नया संविधान बनने तक भारत को ब्रिटिश सिविल सेवकों और सेना का कार्यभार संभाल रहे मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी। डोमिनियन स्टेटस से भारत इनकी सेवाएं लेता रहता। जो सिविल सर्वेंट्स थे वो अपना काम करते रहते, मिलिट्री ऑफिसर्स अपना काम करते रहते। ये उसी तरह था जैसे आप देश में डैम बनाने के लिए विदेशी इंजीनियरों की सेवाएं लें। 1947 के बाद सेना, एयरफोर्स और नेवी में कई ब्रिटिश सैन्य अध्यक्ष और ऑफिसर्स रहे, लेकिन ये सभी भारत की सरकार के मातहत काम कर रहे थे। इसीलिए जब 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इन ब्रिटिश सैन्य अफसरों ने भारत के हित के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन के हित के लिए नहीं लड़ी। सेम जो पाकिस्तान के हक में ब्रिटिश ऑफिसर्स गए थे, उन्होंने उस तरफ से किया। डोमिनियन स्टेटस अपनाने का एक दूसरा बड़ा कारण और था। भारत की वो 550 से ज्यादा रियासतें जिनके भविष्य का फैसला अभी होना बाकी था, ये सभी खुद को ब्रिटिश रूल के नजदीक समझती थी और डोमिनियन स्टेटस के तहत इनसे नेगोशिएट करना कुछ आसान होता। डोमिनियन रूल वाले प्लान में कांग्रेस ने एक खास बात ये भी ऐड करवाई थी कि रियासतों के संचार माध्यम, टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे लाइंस का पूर्व की तरह उपयोग होता रहेगा, क्योंकि अगर रजवाड़े इस पर रोक लगा देते तो देश चलाने में आगे बहुत मुश्किल आ सकती थी। मतलब एक तरह की यूनियन लिस्ट तभी से आकार ले रही है। इस तरह डोमिनियन स्टेटस वाले माउंटबैटन प्लान के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जो 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 18 जुलाई को इस एक्ट पर शाही मोहर लग गई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनी और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने रहे। चूंकि भारत डोमिनियन स्टेटस के तहत था, इसलिए वॉइसरॉय का पद भंग कर दिया गया। अब सवाल यह कि माउंटबैटन को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, जबकि 15 अगस्त को हम आजाद हो गए थे? तो बात यहां भी घूम फिरकर डोमिनियन स्टेटस पर ही आती है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर जल्दी हो गया था और डोमिनियन स्टेटस कायम रहा। डोमिनियन स्टेटस के तहत ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि यानी गवर्नर जनरल वही जिम्मेदारी संभालने वाला था जो बाद में भारत के राष्ट्रपति ने संभाली। ये पद माउंटबैटन को क्यों मिला? इसका एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबैटन मदद करें। पटेल का भी यही मत था। रियासतों के विलय के विषय पर पटेल और माउंटबैटन के बीच एक दिलचस्प किस्सा हुआ, उसको भी सुनिए। माउंटबैटन ने रजवाड़ों और भारतीय संघ के बीच मध्यस्थ का रोल अदा किया, जिसके लिए उन्हें रखा गया था। उन्होंने पटेल को ऑफर दिया कि अगर वो रजवाड़ों के कुछ अधिकार कायम रखना चाहें तो वो भारतीय संघ में विलय को राजी हो जाएंगे। इस पर पटेल ने माउंटबैटन से कहा, अगर आप मुझे टोकरी में पेड़ के सारे सेब तोड़कर ला देंगे तो मैं खरीदूंगा, एक भी कम हुआ तो नहीं लूंगा। इस पर माउंटबैटन ने जवाब दिया कि 1 दर्जन मेरे लिए छोड़ दीजिए। पटेल ने कहा कि ये ज्यादा है, मैं आपको सिर्फ 2 सेब दूंगा। माउंटबैटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और उनके इस्तीफे के बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय हुए जो कि गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। भारत 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का डोमिनियन बना रहा। भारत का संविधान लागू होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द हो गया और इसी के साथ डोमिनियन स्टेटस भी चला गया। इतनी कहानी आपने सुन ली। अब आखिरी सवाल पे आते हैं कि अगर भारत को आज़ादी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली तो क्या ब्रिटिश संसद इस एक्ट को वापस ले सकती है, और तब क्या इसका मतलब ये होगा कि भारत की आज़ादी हमेशा ब्रिटिश संसद के रहमो करम पर निर्भर रहेगी? सवाल ये भी कि क्या भारतीय संविधान ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर सकता है? इन बातों का यूं तो कोई व्यावहारिक मतलब है नहीं, प्रैक्टिकल दुनिया में कोई नहीं है, इस पे आप बहस कर सकते हैं। 2023 की बात करें तो ऋषि सुनक अपने ससुराल में आकर ये तो नहीं कहेंगे कि भारत फिर ब्रिटेन का गुलाम हो गया है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए इस टेक्निकल डिटेल को समझ लेते हैं। संविधान और कानून की भाषा में एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी, जिसका मोटा मोटी मतलब होता है मूल जमीन से उपजा संवैधानिक मूल्य। यानी संविधान का नेचर ऐसा हो कि उसे ताकत और शक्ति उसके मूल देश से मिली हो, ना कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा। इस ऑटोक्थनी को हासिल करने के लिए भारतीय संविधान बनाते हुए एक नियम का उल्लंघन किया गया। कौन सा नियम?
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत संविधान बनाने के बाद इसे गवर्नर जनरल की सहमति की जरूरत थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 395 के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को अमान्य करार दे दिया गया, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की माने तो संविधान सभा को इसका अधिकार नहीं था। इसके बावजूद ये उल्लंघन किया गया ताकि संविधान का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से कोई रिश्ता न रहे और भारतीय आज़ादी के तार ब्रिटिश संसद से पूरी तरह टूट जाए। यह आखिरी विद्रोह था कि आपके कानून का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इस तरह हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी हासिल हुई। अब ब्रिटिश संसद चाहे तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रिपील करे, जलाए, चाहे जो करे, भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये बात संविधान बनाते हुए ही साफ भी कर दी गई थी। इन सवालों के जवाब ढूंढने की हमने जो कोशिश की है, उम्मीद है उससे आपकी जानकारी में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। कोशिश हम करते रहेंगे इतिहास को समझने की, आप भी कीजिए। ये देश, हमारा संविधान जो आज़ादी हमें देता है, उसे व्यक्त करने की कोशिश, क्योंकि आज़ाद हैं तो आज़ाद दिखना भी ज़रूरी है। बहरहाल 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। तारीख के शानदार एपिसोड को कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया।